हेलो स्टूडेंट्स, अपन एल्किल हैलाइड के पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके निर्माण की विधियां। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें फर्स्ट दे रखा है कि शुद्ध अवस्था में जो सारे एल्किल हैलाइड होते हैं वो सारे रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? रंगहीन। जबकि ये प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। दूसरा क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड पीले पड़ जाते हैं। थर्ड इसमें देखा कि एल्किल हैलाइड पानी में क्या होते हैं? एघुलनशील। एल्किल हैलाइड पानी में एघुलनशील, जबकि एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में क्या होते हैं? घुलनशील। नेक्स्ट आता है CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड। ये तीनों तो होते हैं गैसीय अवस्था में। तीनों तो क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में। जबकि एल्किल आयोडाइड और अन्य एल्किल हैलाइड कौन सी अवस्था में? द्रव में हो सकते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा एल्किल हैलाइडों को जलाने पर हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। एल्किल हैलाइडों को जलाने पर हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। नेक्स्ट, सभी एल्किल हैलाइड कैसी प्रकृति के होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के। सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के। इसलिए इनकी क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं? अधिक। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड में क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, क्यों? तो रीजन क्या हो जाएगा कि सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जिससे इनकी क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइडों का अणुभार बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ जाएगा? क्वथनांक का। एल्किल हैलाइडों का अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान बढ़ता है। यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है समान एल्किल समूह होने की स्थिति में क्वथनांक का क्रम होगा CH3F सबसे कम, CH3 CH3Cl और CH3I सर्वाधिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वथनांक के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट, समाविवी एल्किल हैलाइडों में शाखित का मतलब ये वाला 3 डिग्री, 2 डिग्री और अशाखित का मतलब 1 डिग्री। तो जैसे जैसे शाखित कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक अशाखित से, ये क्या है? अशाखित से क्या होता है? कम। क्यों? क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि शाखित श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक अशाखित से कम होता है, क्यों? तो क्या बताओगे कि अशाखित एल्किल हैलाइडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अधिक होता है, जिसके कारण इनके क्वथनांक का मान भी अधिक होता है। इनके क्रम में पूछा जा सकता है घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट, इनका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, उसका है एन-ब्यूटिल क्लोराइड। अब नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड, एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील। तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? एल्किल आयोडाइड। और सर्वाधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है। सर्वाधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या मुक्त करता है? आयोडीन मुक्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके क्या? भौतिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा रासायनिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण। और एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, जिनमें पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथी है अपचयन। चौथी क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चारों पर का अपने को कंप्लीट करना है, बट सबसे पहले कौन से स्टार्ट करेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो समझिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, समझे। सबसे पहले देखिए इसकी बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइडों की। अब एल्किल हैलाइडों में CH जो बंध होता है कैसी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का।
जो CH बंध होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। कैसे कि जो हैलोजन होता है उस पर प्रेरणिक प्रभाव लगता है, उस पर कौन सा प्रभाव लगता है? प्रेरणिक प्रभाव। और कौन सा? -I। कौन सा? -I प्रेरणिक प्रभाव। और इस प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बन प्रांशिक धनावेश और हैलोजन प्रांशिक ऋणावेश आ जाता है। जो CH बंध है वो कैसी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। क्यों? क्योंकि हैलाइड पर कौन सा प्रभाव लगता है? -I इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, जिसके कारण आंशिक इलेक्ट्रॉन किसके ओर जाएंगे? हैलाइड की ओर, जिससे हैलाइड पर तो आंशिक ऋणावेश और कार्बन आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, अब यहां से कोई भी प्रबल नाभिक स्नेही को प्रदर्शित करते हैं NU नेगेटिव से। नाभिक स्नेही को प्रदर्शित किससे करते हैं? नाभिक NU नेगेटिव। तो कोई भी प्रबल नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा? धनावेशित कार्बन पर। प्रबल नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा? धनावेशित कार्बन पर, और हैलाइड को निष्कासित कर देता है। आक्रमण करके हैलाइड को निष्कासित कर देता है। जो निष्कासित हुआ हैलाइड है वह हैलाइड कहलाता है अवशिष्ट समूह। निष्कासित जो हैलाइड है वो क्या कहलाएगा? अवशिष्ट समूह। दोबारा समझिए, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जो CH है वो कैसी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। क्यों? क्योंकि इस पर कौन सा हैलोजन पर कौन सा प्रभाव लगता है? -I प्रेरणिक प्रभाव, जिससे हैलाइड पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी स्थिति में कोई भी प्रबल नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा? CH मतलब कार्बन पर आक्रमण करेगा, जिससे कौन समूह निष्कासित हो जाएगा? हैलाइड समूह। और निष्कासित हैलाइड समूह क्या कहलाएगा? अवशिष्ट समूह। प्रतिस्थापन किसने किया? नाभिक स्नेही ने। किसने? नाभिक स्नेही। इसलिए इन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को किससे डिनोट करते हैं? SN से। नाभिक स्नेही ने प्रतिस्थापन किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जैसे अपन ने क्या ले लिया? RX एल्किल हैलाइड, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। कौन आक्रमण करेगा? NU नेगेटिव। नाभिक स्नेही आक्रमण करके किसको निष्कासित कर देगा? हैलाइड को। तो क्या बन जाएगा? RNU प्लस क्या हो जाएगा? X माइनस क्या निष्कासित हुआ? हैलाइड। और निष्कासित हैलाइड समूह क्या कहलाता है? अवशिष्ट समूह। आगे ध्यान रखिए, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरी हो जाएगी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे बोलते हैं SN1 और इसे बोलते हैं SN2। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और दूसरी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। सबसे पहले स्टडी करेंगे अपन एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन शॉर्ट से क्या कहेंगे? SN1। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। समझिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, अब दो पदों को समझिए। दो पदों में जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद, और यहां पर बात किसकी करेंगे? द्वितीय पद। जो प्रथम पद होगा वो धीमी गति से संपन्न होता है। प्रथम पद होता है वो कैसी गति से संपन्न होता है? धीमी गति से संपन्न होता है। इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। इस प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है।
मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। प्रथम पद में क्या बनता है? मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। आगे अगर इसमें बात करें तो यह अभिक्रिया जो होती है, मतलब जो प्रथम पद होता है उसमें केवल मुख्य अभिकारक कौन होता है? एल्किल हैलाइड। जो प्रथम पद होता है उसमें मुख्य अभिकारक कौन सा होता है? एल्किल हैलाइड। इसलिए अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? केवल एल्किल हैलाइडों की सांद्रता पर, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Rx। क्या कहोगे कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद में मैन अभिकारक कौन है? एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड मुख्य अभिकारक होने के कारण इस अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? एल्किल हैलाइड पर। इसलिए एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे SN1 एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? प्रथम पद की। देखिए समझिए, यहां पर अपन ने ले लिया CH3 और यहां पर ले लिया Cl। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप कैसी है? स्लो स्टेप। इसमें क्या निकल जाएगा? माइनस हैलाइड समूह तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होकर किस पर गया? Cl पर। कौन सा विखंडन होगा? विस्मांस विखंडन, जिससे इस पर चार्ज कौन सा? नेगेटिव, इस पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? CH3 और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या बना? मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन। तो देखिए समझिए, प्रथम पद कैसी गति से हुआ? धीमी गति से। यह पद कौन सा कहलाता है? वेग निर्धारक पद। नेक्स्ट क्या है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है? केवल एल्किल हैलाइड। क्या है? Rx। अब अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? Rx पर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात करते हैं द्वितीय पद की। यह धीमी गति से, तो ये कौन सी गति से होता है? तीव्र गति से। कौन सी गति से होगा? तीव्र गति से। इसमें तो हैलाइड समूह का निष्कासन होकर मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बन गया, और इसमें परबल नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। परबल नाभिक स्नेही का क्या होगा? आक्रमण। और किसका निर्माण होगा? उत्पाद का। किसका निर्माण होगा? उत्पाद का। तो प्रथम पद में सारा प्रोसेस, द्वितीय पद जो होगा तीव्र गति से होगा। जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है उस पर परबल नाभिक स्नेही आक्रमण करके किसका निर्माण करेगा? उत्पाद का निर्माण करेगा। आगे देखते हैं अपन इसमें कि जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है, जो मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, वह समतलीय संरचना रखता है। समतलीय सतह होती है उसकी। सतह कैसी होती है? समतलीय। जैसे कोई यहां से इसकी स्थिति बनाऊंगा, इसकी स्थिति, तो यू हो गई, ये स्थिति हो गई, एक ही कार्बन मध्यवर्ती कार्बन, ये यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन की सरफेस कैसी होगी? समतल सरफेस। तो जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। इसलिए जो उत्पाद बनेगा उसकी दोनों संभावनाएं, एक आगे की तरफ से जुड़कर भी हो सकता है, तो एक पीछे की तरफ से, मतलब कि उत्पाद दोनों प्रकार का बन रहा है। डीबी बन रहा है और क्या बन रहा है? एलबी। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पाद बराबर 50-50% मात्रा में बने उसे क्या कहते हैं? रेसेमिक मिश्रण। किसे क्या कहते हैं? रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण की परिभाषा समझिए कि ऐसा मिश्रण जिसमें डी व एल समावयवों की बराबर मात्रा प्राप्त हो। ऐसा मिश्रण जिसमें डी व एल समावयवों की बराबर मात्रा प्राप्त हो, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? रेसेमिक मिश्रण। और इसमें समतल संरचना होने का पीछे और आगे दोनों तरफ से जुड़ रहा है, और दोनों तरफ से जुड़ने का उत्पाद दोनों बनने की संभावना है। इसलिए इसे रेसेमिक मिश्रण के अनुसार भी समझा सकते हैं। इसका देखिए दूसरा पद, अब अपने पास पद क्या बना था? C+, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। आक्रमणकारी Nu। स्टेप कौन सी? फास्ट। आक्रमण किस पे करेगा? केटाइन पे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 और यहाँ पर कौन जुड़ गया? Nu। समतल संरचना होने का ये Nu यहाँ और इस तरफ भी जुड़ सकता है। और जो ऐसा उत्पाद हो किसके अनुसार होगा? रेसेमिक मिश्रण के आधार पर। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। तृतीयक ब्यूटी क्लोराइड की अभिक्रिया किससे? KOH के साथ। तृतीयक ब्यूटी क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? KOH के साथ। तो सबसे पहले KOH का अगर अपघटन करता हूं तो K++ OH माइनस और OH माइनस किसका कार्य करेगा? नाभिक स्नेही का। तो समझिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड CH3 और यहां पर आ गया Cl। जो फर्स्ट स्टेप होगी वो कौन सी स्टेप होगी? स्लो स्टेप। Cl इसमें से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3
CH3, यहाँ पर चार्ज कौन सा पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकल गया Cl नेगेटिव। ये तो कौन सी स्टेप हो गई, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये क्या करेगा, रिएक्टेंट का कार्य, तो क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पर पॉजिटिव। अब नाभिक स्नेही कौन है, OH नेगेटिव, तो यहाँ पर किसका अटैक होगा, OH नेगेटिव का। स्टेप कौन सी होगी, फर्स्ट। OH किस पर है, केटाइन पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ गया OH, क्या बन गया, उत्पाद। इसे एक इन शॉर्ट अपन रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, एक पद में क्या लिख सकते हैं, CH3Cl और क्या ले लिया KOH, यहां से क्या निकल जाएगा KCl, कौन जुड़ जाएगा OH, और क्या उत्पाद बन जाएगा CH3CCH3OH। नेक्स्ट, इसकी क्रियाशीलता का क्रम समझिए। इसकी क्रियाशीलता का क्रम होता है 321। क्या होता है 321, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर केटाइन का देखें तो क्या बन जाएगा CH3 प्लस CH3CH2 प्लस CH3CH3 प्लस, और क्या ले सकते हैं CH3C, CH3 और CH3 यहाँ पर प्लस, मतलब 3 डिग्री सर्वाधिक, उससे कम 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये कौन सा हो गया, मैथिल समूह है। ये तो किसका हो गया, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व क्रम। यदि अपन समान हैलाइड समूह उपस्थित हो और उसकी अगर क्रियाशीलता क्रम देखें तो क्या हो जाएगा, जहां CH3 प्लस देगा वहां क्या जाएगा X, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3CH2X, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3CHX CH3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा X। ये क्या हो जाएगी इनकी क्रियाशीलता का क्रम। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। अपन बात कर रहे हैं किसकी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि नाभिक स्नेही समूह द्वारा हैलाइड समूह का निष्कासन किया जाता है, और निष्कासित हैलाइड समूह क्या कहलाता है, अवशिष्ट समूह। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले बात किसकी कर रहे हैं अपन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। यह अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। तो प्रथम पद धीमी गति से होता है, जो वेग निर्धारक पद होता है, और मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसमें जो एल्किल हैलाइड है, केवल जो प्रथम पद है उसमें मुख्य कारक अभिकारक कौन सा होता है, एल्किल हैलाइड। तो एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू Rx। और एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करने का इसे क्या कहते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अपन ने क्या ले लिया, अभिकारक, जो फर्स्ट स्टेप कौन सी स्टेप है, स्लो स्टेप। इसमें किसका निष्कासन हुआ, हैलाइड का, और क्या बन गया, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन। अब कौन सी स्टेप आएगी, सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप कौन सी गति से होगी, तीव्र गति से। और तीव्र गति से तो होगी, तो इसमें जो नाभिक स्नेही है वो आकर्षण करके किसका निर्माण करेगा, उत्पाद का। आगे समझिए, इस अभिक्रिया को रेशमिक मिश्रण के आधार पर अवलोकित किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन और समतलीय संरचना रखता है, जिस पर आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही आगे और पीछे दोनों तरफ से आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। क्योंकि रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं, कि इसमें डी और एल समावयवों की बराबर मात्रा प्राप्त हो, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण। आगे अपन एक अभिक्रिया देखी, फिर इनकी क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, 321। ओके, नेक्स्ट देखते हैं SN2, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2, जैसे कि अपन पिछले अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो इसके लिए क्या होगा कि यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। स्टेप नंबर 2 उसमें अपन ये लिखते हैं कि मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होगा, इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा, मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा। फिर बात करें संक्रमण अवस्था होती क्या है, तो इस संक्रमण अवस्था में जो होता है, नाभिक स्नेही और हैलाइड समूह दोनों आंशिक रूप से बंधे हुए रहते हैं। नाभिक स्नेही और हैलाइड समूह दोनों कैसे होते हैं, आंशिक रूप से बंधे हुए रहते हैं।
फिर इसमें एक वर्ड आएगा पश्चाक्रमण, पश्च आक्रमण। तो जो संक्रमण अवस्था होती है उसमें आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जो हैलाइड समूह उसके ठीक 180 डिग्री के अंतर से आक्रमण करता है। संक्रमण अवस्था में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही हैलाइड समूह के ठीक 180 डिग्री के अंतर से आक्रमण करता है। तो ऐसे आक्रमण को अपन क्या कहेंगे? पश्चाक्रमण। उसके बाद में एक वर्ड आएगा इसमें वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन। ये इसे विन्यास का प्रतिबंध भी बोलते हैं, विन्यास का प्रतिबंध किसे कहते हैं कि इसमें जो अभिकारक है वो दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, जबकि उत्पाद इसमें कैसा होता है? वाम ध्रुवण गुणक। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों का विन्यास कैसा होता है? भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, एक दूसरे से उल्टा प्राप्त होता है। इसको विन्यास का प्रतिबंध या वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। नेक्स्ट बात, इसमें अगर इसकी क्रियाशीलता क्रम देखें, यदि इसकी क्रियाशीलता क्रम देखें तो होता है 123 मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एल के समूह बढ़ते हैं तो त्रिविमीय अभिविन्यास बाधा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे एल के समूह बढ़ते हैं तो त्रिविमीय अभिविन्यास बाधा का मान बढ़ता है। इसलिए सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिविमीय अभिविन्यास बाधा का मान सबसे अधिक होता है। आगे अगर इसमें कोई अभिक्रिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? H यहाँ पर क्या? Cl। एक चीज, इसे द्विअणुक नाभिक, सॉरी इसके पहले एक चीज बता देता हूं, इसे द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या कहोगे? अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू Rx और Nu नेगेटिव, दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करने के कारण इसे द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां से अपन बात करें Nu नेगेटिव, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, और ये होगा निष्कासित होने वाला हैलाइड समूह, निष्कासित होने वाला हैलाइड समूह। आक्रमण किससे करेगा? 180 डिग्री से, जिसे अपन क्या कहेंगे? पश्चाक्रमण। तो एक मध्यवर्ती अवस्था बनेगी Nu CX H और H। ये अवस्था क्या कहलाएगी? संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था की परिभाषा में अपन ने क्या कहा था कि जो नाभिक स्नेही है और हैलाइड समूह आंशिक रूप से बंधे हुए होते हैं, नाभिक स्नेही और हैलाइड समूह आंशिक रूप से बंधे होते हैं, ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? संक्रमण अवस्था। और यहां से क्या बन जाएगा? Nu ऐड हो जाएगा, H और H और हैलाइड समूह निकल जाएगा। यहाँ अभिकारक तो कौन सा है? D दक्षिण ध्रुवण गुणक, और उत्पाद कौन सा हो गया? L वाम ध्रुवण गुणक, इसलिए इसे वाल्डन प्रतिलोमन या विन्यास का प्रतिबंध कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कुछ अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनमें पहली है एल्किल साइनाइड का निर्माण। पहली अभिक्रिया एल्किल साइनाइड का निर्माण। अभिक्रिया किससे करवाएंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। किससे? पोटेशियम साइनाइड। कौन सी अवस्था का? एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? एल्किल हैलाइड की। तो यहाँ का हैलाइड किसके साथ? पोटेशियम के साथ। साइनाइड किससे जुड़ जाएगा? एल्किल से। तो क्या बन जाएगा? RCN प्लस KX, RCN प्लस KX। तो क्या बन गया? एल्किल साइनाइड। एक अन्य रिएक्शन इसके लेते हैं तो CH3Cl प्लस क्या ले लिया? KCN। कौन सी अवस्था का? एल्कोहलिक अवस्था का। तो यहाँ का Cl किसके साथ निकल जाएगा? K के साथ। तो क्या बन जाएगा? CH3Cn प्लस KCl, CH3Cn प्लस KCl। इस अभिक्रिया में यदि एल्किल हैलाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं, पूर्ण जल अपघटन करवाते तो अम्ल का निर्माण होता है। पूर्ण जल अपघटन करवाते तो किसका निर्माण होता है? अम्ल का। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें 2 मोल H2 लेंगे अपन। 2 स्टेप में भी क्रिया करते हैं, अलग अलग H2 लेके। यहाँ पर एक बार H का अपघटन करते हैं H प्लस और OH माइनस के रूप में, तो दूसरी बार अपघटन करेंगे अपन 2H प्लस और O2 नेगेटिव के रूप में अपघटन। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ। सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से अपन ने, इसके पास चार्ज कौन सा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। इसके पास चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो किसके साथ? नेगेटिव। नेगेटिव किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा? CH3COH
डबल बॉन्ड NH, CH3COH और डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो, इसके लिए क्या आ गया H। फिर अपन ले लेते हैं H2, यहां से क्या हो जाएगा 2H प्लस और O2 माइनस, 2H प्लस और O2 माइनस, यहां से अपन ने बॉन्ड ब्रेक किया, ये वही नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो किसके साथ आ जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव किसके साथ आ जाएगा नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इससे कौन ऐड हुआ O, तो डबल बॉन्ड के साथ तो क्या आ गया O, ये क्या जुड़ा हुआ था OH, क्या बन गया एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ से NH तो था ही, और कितना हाइड्रोजन और आ गए 2, तो क्या आ जाएगा NH3, मतलब क्या बन गया अमोनिया, क्या बन गया अमोनिया। तो पूर्ण जल अपघटन होने पर क्या बना अम्ल, पूर्ण जल अपघटन होने पर क्या बना अम्ल। एक और इसका जल अपघटन करवाते हैं जिसे स्टीफेंस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, स्टीफन या स्टीफेंस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आंशिक जो होगा इसमें जल अपघटन होगा, तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, वही क्या ले लिया अपन ने CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। सबसे पहले इसमें अपचयन भी होगा और जल अपघटन भी होगा, अपचयन भी होगा और जल अपघटन भी होगा। तो पहले जैसे अपन क्या करवा लेते हैं जल अपघटन, यहाँ से इसका ब्रेक किया तो 2H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, यहाँ से कितने बॉन्ड ब्रेक कर दो 2 बॉन्ड ब्रेक, तो ऑक्सीजन तो किससे जुड़ जाएगा और कार्बन से, और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसका अपचयन करवाते हैं, तो क्या ले लेते हैं 2H, क्या ले लेते हैं 2H, बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा यहां से, एक H C के साथ, एक H N के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बन गया NH3, यहाँ पर बना कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहाँ पर क्या बन गया एल्डिहाइड। ये तो हो गया क्या इसका पूर्ण जल अपघटन, यहाँ तो पूर्ण जल अपघटन हो रहा है, यहाँ पूर्ण अब जल अपघटन के साथ साथ क्या हो रहा है अपचयन। यदि अपन आंशिक जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं आंशिक जल अपघटन, तो आंशिक जल अपघटन में केवल एमाइड बनेगा, आंशिक जल अपघटन में क्या बनेगा केवल एमाइड। कैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, आंशिक का मतलब उच्च मात्रा में जल, 1 मोल जल लेंगे तो क्या आ जाएगा O2 माइनस और 2H प्लस, यहां से कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए 2, तो 2 हाइड्रोजन किसके साथ N के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ C के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2, किसका निर्माण हुआ एमाइड का, किसका निर्माण हुआ एमाइड का। फिर अगर अपन इसकी चौथी स्टेप करते हैं, तो चौथी स्टेप में इसका करवाते हैं अपचयन, क्या करवाते हैं अपचयन, और अपचयन को मेंडियस अपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेंडियस अपचयन। तो 2 रिएक्शन नेम रिएक्शन होगी, तो मेंडियस और एक स्टीफेंस, एक तो मेंडियस और एक स्टीफेंस, स्टीफेंस या स्टीफन अलग अलग नाम है। तो मेंडियस अपचयन में क्या करेंगे एमीन का निर्माण होगा, या तो एमाइड का निर्माण, और मेंडियस अपचयन में किसका निर्माण होगा एमीन का। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, कितने H ले लिए बेटा 4H, प्रेजेंस में किसकी Na प्लस C2H5OH, Na प्लस C2H5OH, कितने बॉन्ड ब्रेक हुए 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड में तो 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएंगे N के साथ, क्योंकि दोनों वैलेंसी, दोनों की 2-2 वैलेंसी इनकम्प्लीट, उसको इक्वल करने के लिए कौन जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, किसका निर्माण हुआ एमीन का। समझिए एल्किल साइनाइड का निर्माण करना है तो एल्कोहलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहलिक साइनाइड का निर्माण होता है। थ्योरी में लिखो तो क्या लिखोगी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक एसिड के साथ करवाने पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। यदि एल्किल हैलाइड का पूर्ण जल अपघटन एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो अम्ल का निर्माण होता है, जल अपघटन प्लस अपचयन करवाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। यदि आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो एमाइड का निर्माण होता है, अपचयन का करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है एमीन का। उसके बाद में अन्य अभिक्रियाओं में दूसरी जो अभिक्रिया एल्किल साइनाइड आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। समझिए अगर एल्किल साइनाइड का निर्माण किया तो अपन ने केसीएन से अभिक्रिया करवाई, जबकि एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करना तो अपने को करवानी है एजीसीएन के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं एजीसीएन के साथ। किसके साथ एजीसीएन, तो एजी किसके साथ निकल रहा है एक्स के साथ,
तो क्या बन जाएगा RnC, क्या बन जाएगा RnC। इसकी दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, CH3Cl और क्या ले लिया AgCN, तो क्या बन जाएगा CH3N और C, यहाँ तो क्या निकल गया था AgX और यहाँ पर क्या निकल जाएगा AgCl। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाने पर तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, क्यों? तो क्या बताओगे कि एल्किल हैलाइड की एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कैसे इनसे करवाते हैं, तो कि पोटेशियम साइनाइड की आयनिक प्रकृति होती है, पोटेशियम साइनाइड की आयनिक प्रकृति होती है और आयनिक प्रकृति होने के कारण तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि सिल्वर साइनाइड की सहसंयोजक प्रकृति होती है और सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण इसका केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है वह नाभिक स्नेही का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? नाभिक स्नेही का कार्य करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देगा? दान कर देगा, जिसके कारण एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ध्यान रहे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ करवाने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक प्रकृति होने के कारण तो KCN की आयनिक प्रकृति होने के कारण तो साइनाइड बनेगा, जबकि AgCN की सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। ओके।